कर रहे थे संविधान का, क्योंकि जब भी हमारा आर्मी का पेपर लगता है वहां से क्या होता है, संविधान के हमेशा अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे ही कराएंगे जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के जो आर्मी एग्जाम हुआ, जैसे जीडी हुआ, ट्रेडमैन हुआ, टेक्निकल हुआ, नर्सिंग असिस्टेंट हुआ, वहां पे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और दोस्तों इसके साथ मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारा पेपर पूछा गया है तो और कौन सा क्वेश्चन क्या हमसे वहां और पूछ सकता है, वो सारे चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ सभी के आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूं मैं जो चीजें आपको यहाँ पे करा रहा हूँ आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। बस ये चीजें जो मैं आपको बताऊं सारा कुछ आप तैयार करते हुए चलिएगा। और दोस्तों इसका ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है, आज ये अपना सेकंड पार्ट है। इसके अगर पहले वाले पार्ट के क्वेश्चन आपने ना देखे वो भी क्वेश्चन देख लेना और वहां के भी सारे पॉइंट आप वहां पे जरूर नोट कर लीजिएगा। तो वही स्टार्ट करते दोस्तों हम लोग आज ही क्लास, और आपको दिखाते कि कैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये हमसे पूछा जा चुका है। और दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है ना, यहाँ से हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका फिलहाल जब दानापुर एआरओ में जो पेपर आर्मी का लगा हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। वैसे इसका आंसर काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। और दोस्तों मैं इसके कुछ पॉइंट भी बताऊंगा, वो पॉइंट भी जरूर याद कर लेना। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि ये हमें पॉइंट नहीं पता है तो वो पॉइंट भी आप यहाँ पे जरूर याद कर लीजिएगा। तो वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे नोट करेंगे आप, क्या हो जाएगा, मूल अनुच्छेद नंबर 51 है। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 51 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ वो पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया और हमसे और किस प्रकार का क्वेश्चन और यहाँ पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ मैं कुछ पॉइंट आपको नोट कराऊं, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे याद करना अगर आपको ना क्लियर हो ये पॉइंट। तो पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपके ये मौलिक कर्तव्य है किसकी सिफारिशों से ये आपके जोड़े गए हैं, किस अनुच्छेद में आपका मान जोड़े गए हैं, या फिर यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन हुआ तब जोड़े गए हैं, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, और पहला जो संविधान बना था वहां पे कितने मूल कर्तव्य थे, ये सारे पॉइंट जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं सारे मैं नोट करा देता हूं। अगर कभी आपसे मान लो ये पूछा जाता है किसकी सिफारिश से जोड़े गए, तो हम लोग यहाँ पे क्या बताए थे, एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि सरदार, पहला पॉइंट क्या याद होना चाहिए, सरदार स्वर्ण सिंह। पहला क्या पॉइंट याद होना चाहिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पहला पॉइंट तो हमें यही पॉइंट याद होना चाहिए। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आपके पूछा जाता है और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे होता है। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो मूल कर्तव्य है किसकी सिफारिशों से जोड़े गए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बोल देंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से ये आपके वहां पे जोड़े गए थे। अब इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले जो संविधान का निर्माण वहां पे हुआ था उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, हम लोग क्या बोल देंगे, उस समय आपके मूल कर्तव्य बिल्कुल नहीं थे, यानी 0 मूल कर्तव्य थे। तो अब ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर बताएंगे, यहाँ पे सीधा सीधा आप बताएंगे कि जो आपका 42वां कौन संविधान संशोधन हुआ था, 42वां जब संविधान संशोधन हुआ, 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये सारे वहां पे जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, यहाँ पे आपके जोड़े गए थे 10। कितने, यानी कि 10 आपके मौलिक कर्तव्य, 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़ लो, मूल कर्तव्य जोड़ लो, 10 आपके मौलिक कर्तव्यों को आपको ये यहाँ पे जोड़े गए थे। अब इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आता है कि अगर कभी आपसे ये, अब ये अच्छा एक बता दो कि ये 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1976 में। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन आखिर हुआ कब था, तो हम लोग क्या आंसर बता देंगे, ये आपका हुआ था 1976 में, आपका ये वहां पे हुआ था। और दोस्तों एक पॉइंट ये बता दो कि ये तो अभी अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि वर्तमान में, अब अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए
कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है, तो हम क्या बोल देंगे, अब ये हो जाएगी 11। कितनी संख्या हो जाएगी, 11 आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे एक पेपर में अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो मौलिक कर्तव्य है किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है, तो हम लोग क्या आंसर बताएंगे। तो आपसे अगर कभी ये पूछा जाए कि ये कौन से भाग में है, तो हम भाग संख्या कौन सी बता देंगे, भाग बताएंगे 4 का, 4 का। वहीं पे अगर हमसे कभी ये पूछ लिया जाए ये किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद हम लोग क्या बता देंगे, वो बता देंगे 51 का में आपका ये रखा गया है। अब अगर ये पूछ लिया जाए इन्हें कहां से लिया गया है, यानी कहां से लिया गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इन्हें कहां से लिया गया, ये आपके कहां से लिए जाएंगे, ये आपके रूस के संविधान से। कहां से लिए जाएंगे, रूस के संविधान से, रूस के संविधान से ये आपके यहाँ पे लेने चाहिए। तो मूल कर्तव्य के बारे में कम से कम हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए जो अक्सर हमारे पेपर में रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो मूल कर्तव्य है किसकी सिफारिश से जोड़े गए, हम बोल देंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ये जोड़े गए थे। अब पहली बार कब जोड़े गए थे, हम बोलेंगे जब आपका ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़े गए। उस समय आपके 10 आपके मूल कर्तव्य वहां पे जोड़े गए थे। अब अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि ये अच्छा बता दो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, हम बता देंगे 11 आपकी हो जाएगी। अब ये किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, जो मौलिक कर्तव्य है किस देश से ये वहां से लिए गए हैं, तो हम लोग क्या बता देंगे, किस देश से लिए गए, ये बता देंगे रूस के संविधान से आपके मूल कर्तव्य वहां से आपके लिए गए। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, सारे हमारे ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो जो चीजें मैं आपको बताता चलूं, आप पॉइंट यहाँ पे सारी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये आपका जालंधर एआरओ में क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सारे बच्चे बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों के आंसर आने स्टार्ट भी हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या हम लोग बता देंगे, इसका बता देंगे ये हो जाएगा राज्य विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये हमेशा याद करना, दो चीजें मैं नोट करा जो अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, क्या लिखेंगे, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, ये राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष। ये क्या बोल देंगे, राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है, सभापति। एक पॉइंट ये आप हमेशा याद करना, और एक पॉइंट ये यहाँ पे याद कर लेना कि जो उपराष्ट्रपति होता है, और क्या पॉइंट हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का, एक ये पॉइंट याद करना है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है, इसका ये सदस्य नहीं होता है, और इसीलिए क्या होता है, इसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता, परंतु ये सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का आपका अधिकार यहाँ पे होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर वहां पे होने चाहिए, दोनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना। पेपर सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है क्या राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है, हम बोलेंगे सदस्य नहीं होता है। और अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हम किसका नाम बताएंगे, उपराष्ट्रपति का हम नाम यहाँ बताएंगे। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर हमसे कभी ये अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन। अभी मैंने सारा कुछ आपको बताया था कि ये जो आपके मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, कब इनका यानी कब ये मान लो इनकी संख्या बनी है, और टोटल मूल कर्तव्य संख्या कितनी है, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ बता रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो इसका शायद ही किसी बच्चा आंसर इसका गलत करेगा, और ये आपका गया एआरओ में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 51 ए, जो अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था। बस क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, लेकिन जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ अगर सारे पॉइंट ऐसे आप तैयारी करते हैं आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से दिख जाएगा। बस जो चीजें बताता चलो सारे आप यहाँ पे नोट करते चले, और इसी बार हमें अपना एग्जाम भी वहां पे क्वालिफाई करना है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। वैसे दोस्तों जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या ये टोटल है कितनी, 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी आपकी हो जाएगी, 11 आपकी हो जाती है। अगर हम बात करें टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को, वैसे यहाँ से मौलिक कर्तव्य आपसे नहीं पूछे जाते कि इतना पेपर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, हम बताएंगे 11 आपके हो जाएंगे। ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य आपके कौन से संविधान संशोधन के तहत आपके जोड़े गए थे, ठीक, ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपसे ये बात करें कि टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है, ये क्या क्या है, अगर आप कहेंगे तो मैं सारे नोट भी करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से पेपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग सीधे से वो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो हम उतना ही पढ़ें जो हमारे पेपर के लिए पर्याप्त हो, हमारा एग्जाम वहां से क्वालिफाई आपका हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें और मैं आपको यहाँ पे अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं और ये आपका जालंधर ARO पेपर क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले एक बात हमें ये पता होना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है ना ये कितने प्रकार की रिट जारी करता है, ये करता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये भी पेपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ये कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा रिट वो जारी नहीं करता। जब आपका जालंधर ARO में क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पूछा गया था कौन सा रिट ये यहाँ पे जारी नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट हो, यहाँ पे क्या क्या आप याद करेंगे। पहले आप ये पॉइंट नोट करने, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना उनकी रक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है ये आपको 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। किसके तहत, पहला तो हमें अनुच्छेद कौन सा बता देंगे, अनुच्छेद नंबर हम बता देंगे यहाँ पे 32 नंबर। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार कौन सी, नंबर 1 हम लोग क्या बताएंगे, पहला बताएंगे कारावास। पहली रिट क्या हो जाएगी, कारावास हो जाएगी। और दूसरी रिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी निषेध। दूसरी रिट क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी इसकी निषेध। और इसके बाद तीसरी रिट हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी निषेध। तीसरी रिट हमारी क्या हो जाएगी, निषेध आपका अनुच्छेद, निषेध अनुच्छेद, ये तीसरी रिट हमारी हो जाती है। और चौथी रिट हमारी क्या होती है, वो आपकी हो जाएगी उत्प्रेषण। क्या हो जाएगी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रे, यहाँ चौथी क्या हो जाएगी, उत्प्रेषण। और इसके बाद जो 5वीं रिट कौन सी हो जाएगी, 5वीं रिट हमारी हो जाएगी अधिकार। क्या होती है, अधिकार आपकी प्रच्छालेख, अधिकार प्रच्छालेख। ये 5 प्रकार की रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय आपकी जारी यहाँ पे कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पे रिट दी जा रही है जज सोली, इसका कहीं भी आपका जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो ये पॉइंट याद करना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ मैं सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नोट करा रहा हूं जो हमारे पेपर के लिए जरूरी हैं। तो ये सारे चीजें आप जरूर यहाँ पे नोट करते चलना कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, हम बोलेंगे 5 प्रकार की। कौन कौन सी, 5 के नाम मैंने आपको नोट करा दिए। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए हम लोग ये रिट जारी वहां पे सर्वोच्च न्यायालय आपका ये वहां पे कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। अभी मैंने सारा कुछ बता ही दिया था कि जो आपके मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आपके ये शामिल वहां पे थे। और ये आपका लखनऊ ARO में पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो वैसे बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट भी होंगे, काफी बच्चों यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। चलो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका 51A हो जाएगा। और जो आपके मौलिक कर्तव्य है इसका बारे में मैंने सारा कुछ आपको बता रखा है कि किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, कहाँ से लिए गए, पिछली क्वेश्चन में सारा कुछ मैं आपको करा दिया था। बस यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ बताता हुआ चल रहा हूँ। तो अब सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे।
अगला क्वेश्चन आता है कि अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है, ये हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका कोलकाता एआरओ में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, इसका राइट आंसर बता देंगे मौलिक कर्तव्य। क्या बता देंगे, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य से कैसे कैसे पेपर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो जो चीजें मैंने आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बता रखी है, अगर वो सारी चीजें आप पॉइंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको दिख जाएगा। बस जो चीजें बताता चलो सारी चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया। इन 4 ऑप्शन में पूछा गया, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और ये आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपका आर्मी का एग्जाम जयपुर एआरओ में लगा था। और दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज्यादा आपका रिपीट होते हैं, यानी एक एआरओ का दूसरे एआरओ में, दूसरे एआरओ का तीसरे एआरओ में, ऐसे पेपर आपके काफी रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो सारे पॉइंट पॉइंट आप चीजें यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, ये बता देंगे आपका अनुच्छेद नंबर 129 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद नंबर 129 आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी नोट करा देता हूं, अगर ये हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और हमारे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर करा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पहला अनुच्छेद आप क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ बात करें अनुच्छेद नंबर किसकी बात कर ले, 123 की। अनुच्छेद नंबर 123 की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, इस अनुच्छेद नंबर 123 करने की शक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसमें क्या बोलेंगे, जो राष्ट्रपति, क्या बता देंगे, इसमें हम लोग बोल देंगे राष्ट्रपति अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश, अध्यादेश क्या करता है, जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। और वहीं पे अगर हम बात करें अगला अनुच्छेद नंबर किसकी बात कर ले, अनुच्छेद नंबर 124 की बात कर ले, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बताएंगे क्या, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। दोस्तों ये आपके वो अनुच्छेद है जो अक्सर हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर हम अगले अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद नंबर 143 की बात कर लें, इसमें क्या होता है, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। क्या होता है, जो आपके सार्वजनिक महत्व के विषय पर होता है, तो उसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च, जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय से राय अपनी मांग सकता है। ये आपका अनुच्छेद नंबर 143 में आपका ये बताया गया है। इसमें आपका ये दोनों अनुच्छेद आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ बताएंगे अनुच्छेद नंबर 124। हम लोग इसका राइट आंसर आप वहां पे बता देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन से, भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन से, पुणे एआरओ में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे पॉइंट आप यहाँ पे जरूर नोट करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे क्वेश्चन ये अगर पूछ लिया जाए कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है ये किस देश से लिया गया है, ये भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश से आपका लिया गया था। हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉइंट सीधे सीधे आप यहाँ पे ये नोट कर लेना कि उपराष्ट्रपति का पद क्या लिख लेंगे, उपराष्ट्रपति, क्या लिखेंगे, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया गया था। हम लोग कहां से बोल देंगे, कहां से लिया गया, ये आपका अमेरिका से। कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से, आपका ये लिया गया है। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव कैसे होता है हम बताएंगे। जो संसद के जो आपके दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य वहां पे भाग लेते, उपराष्ट्रपति का चुनाव वहां पे करते लिए। और अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ
पद की जो शपथ है ये कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, हम लोग क्या बोलेंगे, बता देंगे राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा इन पद की शपथ, वो दिलाएगा राष्ट्रपति, आपको यहाँ पे दिलाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप नोट करना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले, दोनों पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेपर में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है, और ये बताओ उपराष्ट्रपति का पद वो जो शपथ कौन दिलाता है, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है इनकी पद की शपथ कौन दिलाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बता देंगे राष्ट्रपति शपथ की पद वहां पे दिलाता है। ये पेपर क्वेश्चन हमारे अक्सर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, इन 4 ऑप्शन बताइए। इसका मैंने पहली क्लास कराई थी इसके पहले वाले में, वहां मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको सारा कुछ वहां बता रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है कि जो कब बताया था, जब संविधान सभा की अभी सेकेंड बैठक वहां पे हुई थी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, हम लोग क्या बोलेंगे, राजेंद्र प्रसाद का नाम बता देंगे। और इसके बारे में डिटेल से इसकी पहली क्लास मैंने कराई थी, वहां मैंने इसके बारे में बहुत कुछ आपको डिटेल से बता रखा था। अगला क्वेश्चन आता जो आपका लखनऊ एआरओ में पूछा गया था कि के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति आपके पास होती है। तो ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे जब आपको ये लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, वो बोल देंगे राष्ट्रपति। क्या बोल देंगे, राष्ट्रपति बोल देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि अब क्या होता है, जो आपका अनुच्छेद नंबर 85 है, क्या है, अनुच्छेद नंबर जो आपका 85 होता है, ये संसद जो सत्र को आहत करना या सत्रावसान या लोकसभा के विघटन करने का अधिकार किसको देता है, ये राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद नंबर 86 होता है, ये अधिकार उनको देता है। और इसके बाद अगला जो अनुच्छेद आपका आता है, अनुच्छेद नंबर 108। अनुच्छेद नंबर जो आपका यहाँ पे 108 आता है, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है ये संसद के संयुक्त सत्र बुला सकता है, यानी जो संसद की क्या वो लिखेंगे, संसद की जो संयुक्त सत्र की संयुक्त सत्र को क्या कर सकता है, बुला सकता है, संयुक्त सत्र को बुला सकता है। ये दोनों पॉइंट नोट करना कि जो अनुच्छेद 86 के तहत क्या होता है, संसद सत्र जो आपके दोनों सदन होते हैं कि आहूत करना व छत्रवासन व लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 86 देता है। और अनुच्छेद नंबर जो आपका 108 होता है, ये राष्ट्रपति संयुक्त जो संसद के संयुक्त सत्र को क्या कर सकता है, बुला सकता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये दोनों अनुच्छेद भी आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ से भी अक्सर पेपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया। ये भाग हमारे दिए जा रहे, इनमें हमें बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पुणे एआरओ में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, भाग नंबर 4। क्या बोल देंगे, भाग नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ आपको अनुच्छेद ही नोट करा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले नोट करना कि अनुच्छेद नंबर 40 जो आपके इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए ये बताओ अच्छा अनुच्छेद नंबर 40 में क्या आपका दिया गया है, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे बता देंगे ग्राम पंचायतों का गठन। क्या बता देंगे यहाँ पे, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या बता देंगे, ग्राम पंचायतों का हम लोग गठन यहाँ पे बता देंगे। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 44 होता है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे सिविल संहिता। क्या बताएंगे, सिविल संहिता। क्या बता देंगे, सिविल संहिता, यानी नागरिकों के लिए एक समान जो सिविल संहिता, यानी हर नागरिक के लिए एक समान होता है। अगर मान लो किसी या भर्ती में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे हर आपका जो नागरिक होता है एक समान आपका वहां पे होता है। और कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद नंबर 48, अनुच्छेद नंबर 48 इसमें क्या बताया गया
यहाँ पे हम लोग क्या बता देंगे, यहाँ इसमें बताया गया कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन का संगठन, पशुपालन का संगठन, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा की लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया, तो हम बताएंगे भाग नंबर 4 बता देंगे। और अनुच्छेद नंबर 40 में क्या दिया गया, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 44 में क्या बताएगा, सिविल संहिता, यानी कि क्या बताएगा, नागरिकों के लिए एक समान। और अनुच्छेद नंबर 48 में क्या बताया गया है, कृषि व पशुपालन का संगठन, आपका अनुच्छेद नंबर 48 में आपका ये बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं और आपको नोट करा देता हूँ इंपॉर्टेंट आपके जो अनुच्छेद और होते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए अनुच्छेद नंबर 49, क्या पूछ लिया जाए, अब ये बताओ अनुच्छेद नंबर 49 में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे लिख लेना कि राष्ट्रीय जो आपके स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, जैसे कि वो मान लो राष्ट्रीय इमारत जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये बताओ किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि इनका संरक्षण आपका किया जाएगा, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बताया गया आपका अनुच्छेद नंबर 49 में आपका ये बताया गया है। और वहीं पे अगर कभी आपसे ये बोल दिया जाए कि अनुच्छेद नंबर 50 में क्या आपका बताया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां बताएंगे कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका कार्यों का पृथक्करण, क्या बता देंगे, न्यायपालिका, क्या बताएंगे हम लोग, न्यायपालिका व कार्यपालिका न्यायपालिका व कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण, पृथक्करण, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया आपका गया है। और इसके बाद अगला आपका, जैसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 51 में क्या बताया गया, हम क्या बता देंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्या बताया गया, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय क्या बताया गया, क्या बता देंगे, अंतरराष्ट्रीय, यहां बता देंगे शांति व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में बात की गई है। तो ये भी 3 अनुच्छेद आप यहाँ पे नोट कर लेना, जो कि आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनुच्छेद आपके हो जाते हैं, जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा कैसे पूछा जाएगा, ये बताओ अच्छा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में संविधान ने किस अनुच्छेद में बताया गया, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद नंबर 51 बोल देंगे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यायपालिका व कार्यपालिका के कार्यों का जो पृथक्करण है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद नंबर 50 के तहत आता है। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो आपके राष्ट्रीय स्मारकों का जो संरक्षण है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अनुच्छेद नंबर 49 के तहत आपका ये वहां पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आप यहाँ पे एक एक करके करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया, इन 4 ऑप्शन बताने का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता एआरओ में ये हमारा पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, उपाधियों का उन्मूलन, कि ऑप्शन नंबर ए उपाधियों का उन्मूलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता एआरओ में ये पेपर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और दोस्तों एक बात ये भी याद करना कि यहाँ मैं सारे पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमेशा पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं वो सारे चीजें आपको नोट करा देता हूँ जो कि बार बार यानी कुछ ना कुछ चेंज करके हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सारा कुछ आपको नोट कराता हूँ, सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। वैसे दोस्तों सबसे पहले आप ये मेन पॉइंट ये यहाँ पे डालना कि समानता का अधिकार, पहला पॉइंट क्या आप डालेंगे, समानता का अधिकार। तो ये समानता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 के बीच में आपका ये दिया गया है। अब यहाँ पे मैं इसके सारे पॉइंट नोट करा देता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, अनुच्छेद नंबर अगर 14 के बारे में हमसे पूछा जाए, अनुच्छेद नंबर 14 में क्या किसके बारे में बात की गई है, तो
तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनुच्छेद नंबर जो आपका 14 होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधि के समक्ष कानून, यानी कि विधि, पहला क्या बताएंगे, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून होगा वो कानून सबके लिए आपका बराबर होगा। यानी क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया कि विधि के समक्ष समानता, यानी जो आपका कानून होगा वो सभी के लिए आपका बराबर वहां पे होता है। और इसके बाद जो आपका अनुच्छेद नंबर, ये बता दो अनुच्छेद नंबर आपका 15 में क्या किसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता देंगे, यहाँ बताएंगे धर्म, क्या बता देंगे, धर्म हो गया, जाति हो गई और नस्ल हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गई और नस्ल हो गया, लिंग हो गया और लिंग हो गया, और जन्म स्थान, और जन्म स्थान, और क्या लिख देंगे, जन्म स्थान, जन्म स्थान पर भेदभाव पर निषेध, भेदभाव पर निषेध, क्या लिख देंगे, भेदभाव पर क्या लिख देंगे, निषेध, भेदभाव पर निषेध। आप ये नोट कर लेंगे, ये बताया गया अनुच्छेद नंबर आपका 15 में बताया गया। और इसके बाद आपका अनुच्छेद नंबर अगला कौन सा आता है, अनुच्छेद नंबर 16 आता है। इसमें क्या बताया गया, इसमें हमारा बताया गया है कि लोक नियोजन, क्या बताया गया, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन, यहां पे नोट कर लें, लोक नियोजन में अवसर की समानता, क्या बताया गया, अवसर की समानता, ये चीज की बात यहाँ पे आपकी की गई, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और इसके बाद जो आपका अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर यहाँ पे 17 आपका आता है। इसमें क्या बताया गया, अस्पृश्यता, यानी क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया आपका, इसमें बताया गया है हमारा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इसमें आपका बताया गया। और इसके बाद जो आपका अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर आपका 18 आता है। इसमें क्या बताया गया, उपाधियों का अंत, क्या बताया गया, यहाँ बताया गया उपाधियों का अंत, क्या बताया गया, उपाधियों का अंत, जिसमें बताया गया, जो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा जा रहा है, उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपका ये अनुच्छेद नंबर 17, ये तो बहुत ही बार पेपर में क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, सारे आपके ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है जो कि हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। तो बस जो चीजें आपको बताई जा रही, जैसे जैसे बताई जा रही, सारी आप वैसे वैसे यहाँ पे आप नोट करते हुए चलिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है, दूसरे का नाम हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये बताओ इन 4 ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। और आपका ये आगरा एआरओ में पेपर क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो बताएंगे सारे बच्चे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो गए, काफी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विधान परिषद। क्या हो जाएगा, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका विधान परिषद होता है ना, ये राज्य में विधान परिषद जो गठन और जो समाप्ति का प्रावधान ये अनुच्छेद नंबर 169 में दिया गया है। यहाँ 168 की बात की, अगर यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 169 बात करता है, ये आपका वहां पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये आप नोट कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह आपका राज्य के विधानमंडल की, यहाँ पे एक नोट कर लेना, ये राज्य के आपके राज्य के विधानमंडल का ये उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है, ये आपका उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है, ये आपका उच्च सदन वहां पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका विधान परिषद है, क्या है जो आपका ये विधान परिषद, इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेना कि इसकी सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। पहला ये नोट करना है कि सदस्य बनने के लिए, सदस्य क्या लिखेंगे, सदस्य बनने की आयु, बनने की न्यूनतम आयु कितनी हमारी यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। तो हम क्या बता दें, 30 वर्ष।
कितनी बता देंगे? 30 वर्ष हम लोग यहाँ पे बता देंगे। और इसका अगर ये पूछा जाए इसमें जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके जो आपके ये सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हम बता देंगे 6 वर्ष का इनका कार्यकाल आपका होता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपके विधान परिषद होते हैं इनके जो सदस्य होते हैं कि सदस्य बनने के लिए इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, हम बता देंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। और कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हम बता देंगे कार्यकाल इनका 6 वर्ष का आपको यहाँ पे होता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ पॉइंट और यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ कि वर्तमान में कितने राज्य यहाँ पे हैं जहां पे विधान परिषद है। कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है, तो हम लोग क्या बता देंगे कितने राज्यों में आपका हो जाएगा। जैसे कि एक राज्य तो आपका यूपी हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, और इसके बाद अगला राज्य क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र। अगला राज्य क्या हो जाता है? अगला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, जहां पे आपका विधान परिषद है। इसके बाद क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसके बाद अगला राज्य क्या हो जाएगा? अगला राज्य हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। और इसके बाद अगला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला राज्य कहां पे विधान परिषद आपके हैं, क्योंकि हर प्रदेश की विधान परिषद नहीं है। आंध्र प्रदेश हो गया, इसके बाद आपका जैसे बिहार हो गया। अगला राज्य कौन सा हो गया? अगला राज्य हो गया बिहार हो गया। और इसके बाद कौन सा राज्य हो जाएगा? तेलंगाना। अगला राज्य तेलंगाना आपका हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर बात करें टोटल आपके 6 राज्य ही है, यानी 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे आपका ये विधान परिषद आपकी है यहाँ पे। और यहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए इसमें न्यूनतम सदस्य कितने, न्यूनतम सदस्य इसमें आपके हो सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल देंगे न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ये आपके 40 यहाँ पे आपके ये हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये कभी पूछा जाए, ये तो हो जाता है न्यूनतम सदस्य हो जाते हैं। अगर कभी ये पूछा जाए अधिकतम सदस्य, तो हम लोग क्या बताएंगे विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक वहां पे नहीं आपकी हो सकती है। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका विधान परिषद है ये टोटल कितने राज्यों में है, तो हम लोग क्या बता देंगे? ये टोटल आपके 6 राज्यों में वहां पे हो जाती है। और ये कौन कौन से राज्य आपके होते हैं? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, इन राज्यों में आपके विधान परिषद है। इसके अलावा किसी भी राज्य की विधान परिषद वहां पे नहीं है। और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है विधान परिषद की, हम लोग बोल देंगे न्यूनतम सदस्यों की संख्या आपकी 40 यहाँ पे आपकी ये हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, और संपत्ति का अधिकार एक है, इसके बारे में वैसे मैंने पहली क्लास में काफी कुछ बता रखा था, लेकिन हमारे पेपर यहाँ से कई बार आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका जब नागपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार, ये कैसा अधिकार हो जाएगा? ये आपका संवैधानिक अधिकार। कैसा? संवैधानिक। ऑप्शन नंबर सी, यानी संवैधानिक या कानूनी अधिकार आपका ये हो जाता है। कैसा अधिकार हो जाता है? कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार आपका ये हो जाता है। दोस्तों जो पहले जो संविधान था ना, कि अगर जो आपका मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहला संविधान निर्माण हुआ था, वहां पे ये आपका मौलिक अधिकार वहां पे आपका ये आ जाता था। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट नोट करना कि जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा हुआ था? 44वां जब संविधान का संशोधन हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। अब ये 44 नंबर कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। ये हुआ था 1978 में आपके हुआ था। इसमें द्वारा क्या होता है? मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, यानी जो आपका ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का था, तो ये आपका मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया? इससे आपका संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है। और कब किया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। और ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो 44वां संविधान संशोधन था ये आपका कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये साल का नाम जरूर आप यहाँ पे याद कर लेना। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आपका ये रिपीट वहां पे हुआ था। अब इसमें दोस्तों हुआ क्या, जो 44वां संविधान संशोधन हो गया, अब यहाँ पे संपत्ति को अधिकार को हटा के क्या कर दिया? कानूनी अधिकार में ला दिया गया। लेकिन इससे जोड़ा कहा गया, हम क्या बता देंगे? इस यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि भाग नंबर 12, क्या नोट करेंगे? भाग नंबर 12 के
अनुच्छेद भाग नंबर 12 के या फिर अनुच्छेद नंबर 300 का के तहत इसे कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिएगा। भाग नंबर 12 या अनुच्छेद नंबर 300 का में इसे कानूनी अधिकार के रूप में आपका ये दे दिया गया। ये दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जहां से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस दोस्तों मैं जो चीजें आपको बताता चलूं सारी अगर आप ये भी क्लासेस देख लेते हैं और ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस जो चीजें मैं आपको बताता चलूं सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में आप पूछा गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इन 4 ऑप्शन बताइए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है किसके द्वारा आपका ये निर्धारित वहां पे किया जाता है? तो राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? यहां बता देंगे भारत की संसद यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ते भारत के संसद द्वारा भारत की संचित निधि से आपका ये दिया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया? ये आपको बताएगा अनुच्छेद नंबर 266 के तहत ये बात वहां पे की गई थी कि जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ते भारत की संसद द्वारा भारत की संचित निधि से आपके ये दिए जाएंगे। और इसके बारे में आपका अनुच्छेद नंबर 266 में ये आपकी जानकारी वहां पे दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अब ये बताओ 2023 तक भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? और ये जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य से बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तभी मैंने मौलिक कर्तव्य के बारे में सारे पॉइंट आपको मैंने डिटेल से वहां पे बता रखी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बहुत बार इसके बारे में मैंने क्वेश्चन आपको बता भी रखा है, क्योंकि जो आपका 42वां संविधान, कुछ मैं पॉइंट और बता देता हूं, क्योंकि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा पहले हुआ? 42वां। तो जब ये 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 हुआ था, 1976, यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे आपके 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आपके जोड़े गए। और इसके बाद क्या हुआ? जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था 86वां वाला हुआ था 2002 में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ? 11वां आपका मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आपका जोड़ा गया था। और जो अंतिम ये 11वां मौलिक कर्तव्य था ये क्या था? यहाँ पे इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें आपको जोड़ा गया था कि 6 से लेके 14 वर्ष, इसमें क्या जोड़ा गया? 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों हेतु क्या लिखेंगे? बच्चों हेतु अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसके बारे में बात यहाँ पे की गई थी। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और 86वां जब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसमें 11वां जोड़ा गया था। 11वां कौन सा जोड़ा गया? कि 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये आपका वहां पे जोड़ा गया था। ये वाला आपका लास्ट था, ये वाला ही आपका लास्ट इसमें आपका जोड़ा गया था। तो टोटल अगर हमसे पूछा जाएगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हम लोग क्या बता देंगे? 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी हो जाती है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान का निर्माण उस समय हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो हम लोग क्या बता देंगे? उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी वहां पे 0 वहां पे हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी पर बने रहते हैं कि प्रसाद पर्यंत, की जो भारत का जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, अपने पद पर ये कब तक बने रहते हैं? जब तक वो बंदा चाहे, कब तक अपने पद पे बने रहते हैं। ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था आगरा एआरओ में, जहां पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर करना। अगर आपको अपना एग्जाम एक ही बार में क्लियर करना तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका अब यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका संविधान का अनुच्छेद नंबर कौन सा? अनुच्छेद नंबर आपका 76, अनुच्छेद नंबर जो 76 या फिर
अनुच्छेद नंबर 76 या भाग नंबर 5 में, या अनुच्छेद नंबर 76 या भाग नंबर 5 में आपको महान्यायवादी के बारे में पूरा डिटेल से आपका वहां पे दिया गया है। और जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो महान्यायवादी होता है, क्या महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, महान्यायवादी की नियुक्ति आपका ये राष्ट्रपति वहां पे करता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे वो महान्यायवादी वहां अपने पद पे ये बना वहां पे रह सकता है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना। और जो महान्यायवादी के बारे में आपका अनुच्छेद नंबर 76 में बताया गया, यह भाग नंबर 5 में इसके बारे में डिटेल से आपका दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, अगर कभी आपसे यहाँ ये पॉइंट नोट कर लेना कि यह देश का, क्या नोट करेंगे, यह देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी होता है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, तो हम लोग किसका नाम बताएंगे, महान्यायवादी को बताएंगे। और महान्यायवादी के बारे में किस भाग में दिया गया, हम बताएंगे भाग नंबर 5 में इसके बारे में जानकारी दी गई। और किस अनुच्छेद में बात की गई, अनुच्छेद नंबर 76 में इसके बारे में बात वहां पे की गई है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है, हम किसका नाम बताएंगे महान्यायवादी का नाम हम लोग यहाँ बता देंगे। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था। और ये आपका नागपुर ARO में क्वेश्चन पूछा गया। और बहुत ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे हो जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में कई तरह के पेपर में बस घुमा के पेपर आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे वैसे तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, वो मैं तीनों चीजें आपको यहाँ बताऊंगा, नोट कर लेना। पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम बता देंगे प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। क्या बताएंगे, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हम लोग राइट आंसर यहाँ पे आपको ये बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए इसका डिजाइन किसने किया था, क्या वो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, डिजाइन किसने किया था, कि जो आपके संविधान के हस्तलिखित जो प्रति की डिजाइन किसने किया था। डिजाइन हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बता देंगे नंदलाल, क्या बता देंगे यहाँ पे, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस आप यहाँ पे नाम ये याद करना कि जो नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की आपकी हस्तलिखित प्रति की क्या क्या डिजाइन वहां पे आपका ये किया गया था। और एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान की जो मूल प्रतियां हैं, कि जो संविधान की मूल प्रतियां है, यानी जो मूल कॉपी, जो मेन कॉपी यहाँ पे उस समय बनाई गई थी, ये कहाँ पे रखी गई, मूल प्रतियां कहाँ पे रखी हैं, यानी रखी कहाँ पे है, कहाँ पे रखी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ पे रखी हुई है, तो क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर बता देंगे संसद के पुस्तकालय में। कहाँ रखी हुई है, संसद के पुस्तकालय में। कहाँ रखी है, संसद के पुस्तकालय में रखी है। और कौन से बॉक्स में रखी हुई है, ये रखी किसमें है, हीलियम। क्या बता देंगे, हीलियम से भरे बॉक्स, हीलियम से भरे बॉक्स में किस में रखी हुई है, ये रखी हुई है हीलियम से भरे बॉक्स में वहां पे रखी हुई हैं, ताकि ये इसमें कोई नुकसान वहां पे ना हो कि कभी मान लो अटैक हो जाता है, कोई कभी वहां पे आग लग जाती है, तो जो मूल संविधान की जो प्रतियां वो उसमें आग ना लगे, वो खराब ना हो, इसीलिए कहाँ पे रखी गई, वो रखी गई हीलियम से भरे बॉक्स में, ये वहां पे रखी गई है। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं, यानी जो उस समय पहला निर्माण वहां पे किया गया जिसमें लिखा गया था, वो कहाँ पे रखी है, हम बताएंगे वो रखी हुई संसद के पुस्तकालय में रखी हुई है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उसका डिजाइन किसने किया था, हम किसका नाम बताएंगे, नंदलाल बोस का नाम बता देंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आपका ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, आकाश कुमार गुड मॉर्निंग भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे इसके बारे में मैंने जो इसकी पहली क्लास कराई थी वहां पे इसके बारे में डिटेल्स मैंने सारा कुछ बता भी रखा था। और ये आपका जो लखनऊ एएमसी में जब रिलेशन का पेपर वहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर करना, और यहाँ पे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। आपके पेपर यहाँ से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस जो चीजें जैसी बताई जा रही आप पॉइंट पॉइंट ये सारी चीजें नोट करते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है, तो ये आपका एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये कैसा है, ये आपका एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार आपका हो जाता है। और ये किस अनुच्छेद में आता है, अगर अनुच्छेद पूछा जाए हम क्या बताएंगे, ये आपका अनुच्छेद नंबर 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार आपका होता है। ये आपका अनुच्छेद नंबर 21 के तहत आपका हो जाता है। और अनुच्छेद नंबर 21 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। ये सारे चीजें आप नोट करना, प्रैक्टिस और रिवीजन आप यहाँ से करते चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 2023 तक अनुच्छेद नंबर 51 में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। अभी मैंने बताया था कि जो अभी मौलिक कर्तव्य जो आपका लास्ट वाला जोड़ा है, इसके पहले मैंने सारा पॉइंट इसका बताया था। क्योंकि दोस्तों जो आपका मौलिक कर्तव्य है, यहाँ से अक्सर पेपर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जो जो चीजें आपको बताई जा रही है सारी पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। तो 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, हम बताएंगे 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, 2002 में। इसके पहले मैंने इसका क्वेश्चन बता दिया था गया था कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था वहां पे 10 जोड़े गए। उसके बाद आपको 2002 में एक संविधान संशोधन, वहां पे एक आपको जोड़ दिया गया था। यानी इस समय वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होगी, आपकी 11 आपकी यहाँ पे हो जाती है। और इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास क्वेश्चन बता दिया गया था कि 2002 में कौन सा संविधान संशोधन वहां पे होता है और कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका वहां पे जोड़ा गया था। और इसके बाद दोस्तों यहां तक हम लोग क्वेश्चन रखते हैं। और दोस्तों आज क्लास में जो चीजें मैंने आपको बताई है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सारे क्वेश्चन नोट करना, इनकी तैयारी करना, इनका प्रैक्टिस जरूर करना। और दोस्तों यहाँ मैं सारे आपके एक एक करके वो सारे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा जहां सीधे सीधे आपके पेपर क्वेश्चन लिखेंगे। क्योंकि ये मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। और जो पॉइंट यहाँ से ये पेपर अगर पूछा गया और क्या हमसे और वहां पूछा जा सकता है, तो जो चीजें आपको जैसी बताई जा रही है सारी चीजें आप वैसे नोट करते चलना। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आगे चल के मैं आपको सारे क्वेश्चन इस तरह आपको करा सकूं। और डेली दोस्तों इसी टाइम आप जुड़ना ना भूलेगा। डेली इसी टाइम आपकी इसकी क्लास होगी जहां मैं आपको पूरा जीके यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, जहां सीधे सीधे आपके पेपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।